Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 8, as we all know that we are discussing the chapter mineral and power resources. So we have completed this topic, the mineral portion. हम लोग ने mineral portion अभी तक complete कर लिए हैं. We have learned the various things about the minerals and we had started the power resources, how are they generated, and in which we had studied the conventional energies. That means you can say the conventional use of power or the conventional power or conventional energies जो कि हम लोग बहुत लंबे समय से यूज करके आ रहे हैं. उसमें हम लोग ने फॉसिल फ्यूल्स एक कन्वेंशनल एनर्जी बनता है जिसमें हम लोग ने क्या देखे हैं कि यूज ऑफ कोल. सो दूसरा जो होता है बेटा कि हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. उसमें हम लोग दूसरा जो देखेंगे आज दैट इज पेट्रोलियम. सो नाउ पेट्रोलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, or you can say it is used as fuels in various industries all over the world, and this petroleum is used to create energy to make sure that all our industries, all our things functions properly. यानी कि हमारे जो source of energy है तो एक source of energy में पेट्रोलियम भी है और ये conventional source of energy में आती है जो कि हम लोग पहले से यूज करके आ रहे हैं और this is not a renewable resources. सो पेट्रोलियम सबसे पहले देखते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स इन लिक्विड फॉर्म. जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका क्या है, इनफ्लेमेबल होते हैं और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है. पेट्रोलियम एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का जो कि इनफ्लेमेबल है. इनफ्लेमेबल मतलब दैट कैन कैच फायर क्विकली एंड किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, एंड इट्स इन लिक्विड फॉर्म. सो पेट्रोलियम जो है कि ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स की और ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और ये क्या है, इनफ्लेमेबल है यानी कि जल्दी आग धर लेता है. ठीक है, जैसे कि लाइक कोल, जैसे कोल जोते होती है वैसे ही पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर आर लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स बैठा हुआ है तो इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स यानी कि मान लो इन बिटवीन द लेयर्स, ऐसे लेयर्स में आपका क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम्स पाए जाते हैं. ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स में. सो नाउ हाउ इज द पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड? दैट मींस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग एंड इज प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड मेनी अदर बाय प्रोडक्ट्स. यानी कि जो पेट्रोलियम होता है ये हम लोग ड्रिलिंग से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग. यानी कि ड्रिलिंग मतलब हम लोग क्या करेंगे, जमीन पे क्या करेंगे, खोदेंगे, एकदम अंदर तक ड्रिल करेंगे, छेद करके जाएंगे और वहां पे वेल्स बनाएंगे अंदर में जाके और वहां से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है. यानी कि इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्ट तुम्हारा सारा चीज बन के आएगा. पेट्रोलियम तो एक और हो गया तुम्हारा जहां से आपका अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो पेट्रोलियम जब हम लोग निकलते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल निकलने के बाद क्या होते हैं कि हम लोग उसको रिफाइनरीज में ले जाते हैं और रिफाइनरीज में उसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. जब प्यूरिफाई करते हैं तो उस पेट्रोलियम जो ओर है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंटली पेट्रोल बनता है दैट वी यूज एज फ्यूल इन टूडेज लाइफ, इन टूडेज जनरेशन. या आज नहीं या पहले से यूज करके आए हैं पेट्रोल को एज अ फ्यूल. उसके बाद केरोसिन भी उसका ही प्रोडक्ट है उसी पेट्रोलियम का. एंड एक और प्रोडक्ट आता है डीजल एंड पैराफिन वैक्स एंड उससे बहुत सारे अदर यू कैन से बाई प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम इतना कुछ निकलने के बाद जो कुछ भी बचता है उसमें से और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. ठीक है, सो जो ये पेट्रोलियम है बेटा, जो पेट्रोल या पेट्रोलियम बोले हैं, इट इज मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट. तो ये जो पेट्रोलियम है ये खास करके किस लिए यूज की जाती है, एज अ फ्यूल्स. फ्यूल्स मतलब ईंधन जिसकी वजह से तुम्हारा मशीन चलेंगे, पावर एनर्जी क्रिएट होगा. पावर क्या करेगा, ये पावर का सोर्स बनेगा और जिसकी वजह से तुम्हारे मशीनरीज चलते हैं. खास करके इंडस्ट्रीज का जो मशीनरीज चलने वाले, ट्रांसपोर्टेशन का आपका गाड़ी जो चलती है, रेलवेज जो चलती है एंड यू कैन से इवन एरोप्लेन्स, शिप्स, यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट की संसाधन है उसमें पेट्रोलियम का यूज होता है. अब पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम से बनने वाले क्या है प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल, डीजल. ठीक है, सो केरोसिन इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन हाउसेस, स्टोव्स जलाने के लिए, बहुत सारी चीजें. ठीक है, आग, दैट मींस दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, ये जल्दी आग पकड़ लेता है. ठीक है,
सो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो क्रूड ऑयल यानी कि जो पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग कच्चा तेल बोले, तो जो ओर से निकलता है पेट्रोलियम, वो हमेशा महंगा रहता है। इट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव लाइक गोल्ड। जैसे सोना कितना महंगा है, और सोना तो नहीं यूज भी करेंगे, पहनेंगे भी तो चलेगा। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव गोल्ड, दैट इज मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, लेकिन यस, बट दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक गोल्ड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, ये पावर दे रहा है सारी चीज को। क्या कर रहा है, अगर कल के दिन में पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे तो लगभग ऑल द व्हीकल्स एंड कार्स विल स्टॉप रनिंग, पानी में तो चलने वाला नहीं है। सो यू कैन सी दिस। सो इसलिए ये एक्सपेंसिव है, और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसको किसी लिए क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज पेट्रोलियम इज टू मच एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इट हैज वेरियस यूज, और ये क्या है, सोर्स है किसका, एनर्जी रिसोर्सेस का एक सोर्स है, स्रोत है। तो पेट्रोलियम आप लोग देख सकते हो, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि देख पेट्रोलियम जब निकाला जाता है वो काला होता है, उसको रिफाइन करने के बाद तो पेट्रोल अलग हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब निकलता है काला होता है, लेकिन उतना ही एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। सो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो जैसे कि हम लोग मेजर देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखा जाए वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का जो कंट्रीज है जो कि मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ यू कैन से पेट्रोलियम, तो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतार, यूएसए, चाइना एंड कनाडा। तो आप जो ये कंट्रीज देख रहे हैं, रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतार, यूएसए, चाइना एंड कनाडा, मोस्टली गल्फ कंट्रीज जो है, तो ये सब कंट्रीज में ज्यादा पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो ये लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड का जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, यानी कि 5 कंट्रीज या 7 कंट्रीज जो कि मेजर है, यानी कि मुख्य देश है। ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम हमारे देश में नहीं होता है, हमारे देश में पेट्रोलियम पाए जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग के पास उतना ज्यादा सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है पेट्रोलियम की, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है कि बाहर कंट्रीज क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो अब प्रोड्यूस तो पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा तब एक्सपोर्ट करेंगे। तो प्रोड्यूस जो ज्यादा करता है वो कौन कौन है, रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतार, यूएसए, चाइना एंड कनाडा, ठीक है। तो इसमें जो 12 कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 ही कंट्रीज लिखा है, तो 12 कंट्रीज है, 12 कंट्रीज। फाइंड द रेस्ट फॉर द 12 कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट पेट्रोलियम हैव ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू सेफगार्ड द प्राइस इन द ऑयल मार्केट। तो देखो, तो 12 कंट्रीज है, तो रिमेनिंग 8 यानी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिमेनिंग 4 यू हैव टू सर्च इट। एंड 12 कंट्रीज जो है, 12 कंट्रीज जो है, जैसे कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो 12 कंट्रीज है, ये 8 हो गए, इसके साथ और 4 कंट्रीज जोड़ने के बाद क्या होता है, ये 12 कंट्री हो जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में क्या करता है, पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, OPEC, ठीक है। तो ये लोग का काम क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो सबको ही क्या करता है, 12 कंट्रीज है, तो 12 कंट्रीज क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कोई सस्ता में बेच रहा है तो सब कोई सस्ता के पास जाएगा, फिर कोई महंगा बेच रहा है, इन्हीं कंट्री में से एक महंगा, तो वहां पे बिक्री नहीं होगा। तो इसलिए ये 12 कंट्रीज जो है वो लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो लोग का अपना, क्योंकि वो लोग तेल बेचने वाला कंट्री है, ठीक है। क्या बेचता है, तेल बेचता है, ऑयल मनी है। तो ये 12 कंट्री पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट की जो एक प्राइस होती है, ऑयल का एक्सपोर्ट का प्राइस जो होती है, तो ऑयल एक्सपोर्टिंग का जो प्राइस होती है, उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस प्राइस को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि ऑयल मार्केट में किसी दूसरे कंट्री को जैसे पेट्रोलियम का दाम ना गिर जाए या बढ़ जाए, ये सारी चीजों को देखने के लिए लोग ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। तो दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो 12 कंट्रीज है, तो वो 12 कंट्रीज क्या बना के रखे हैं, अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं, जिसके तहत वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया ऑकर्स इन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड आसाम। तो हमारे देश में देखा जाए तो मुख्य गुजरात, मेजर जो स्टेट्स है गुजरात, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, दैट इज इन मुंबई साउथ, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड आसाम। So the first
द फर्स्ट ऑयल फील्ड वॉज सेट अप इन दिग्बॉय इन असम। तो असम में हमारा देश में देखा जाए तो ये सारे स्टेट्स हो गए जो क्या कर रहा है, पेट्रोलियम क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में। एंड इफ यू सी दी सम फैक्ट्स, तो इंडिया में जो सबसे पहला ऑयल फील्ड बना था जहां से हम लोग क्या कर रहे थे, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो असम में पाए गए थे। कहां पे पाए गए थे? असम में पाए गए थे। और जगह का नाम क्या है? दिग्बॉय, दिग्बॉय, ठीक है। ए बॉय कम ऑन डिग इट, दिग्बॉय, ठीक है, इन असम, ठीक है। तो असम में एक जगह है दिग्बॉय, तो दिग्बॉय में क्या पाया गया? हमारा सबसे पहला ऑयल फील्ड बनाया गया था, ठीक है। इट वाज टाइम इन द ब्रिटिश टाइम्स आई थिंक। सो ऑयल वेल्स आर फाउंड ऑन बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर। सो फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग करेंगे जमीन को, तो ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे आपका मान लो कि पेट्रोलियम मिल रहा है, तो ये एक वेल्स मान लो, एक कुआं जैसा होगा, ठीक है। तो आपको पहले तो धरती के अंदर जाना पड़ेगा ना, जमीन के अंदर। तो ऐसे जो जहां से हम लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे वेल्स जो बनाए जाते हैं, तो वो ऑनशोर भी पाया जाता है एंड ऑफशोर भी पाया जाता है। सो ऑनशोर एंड ऑफशोर में अंतर क्या है कि ऑनशोर मतलब क्या है कि ऑनशोर मतलब जो कि जमीन में है, एंड ऑफशोर मतलब जो पानी में है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में दोनों जगह में पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं एंड जमीनी भाग में भी हमारा क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो जैसे कि इन मुंबई और यू कैन से बॉम्बे हाई इज द लीडिंग ऑफशोर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन साइट इन इंडिया। तो मुंबई के जो बॉम्बे हाई है, तो यू कैन से दिस इज ए बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई जो है वो जमीन से समथिंग किलोमीटर्स दूर में है। जैसे कि इफ यू सी दिस मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे महाराष्ट्र मान लो समुद्र हियर, तो समवर ऑफशोर, तो समुद्री भाग में जो ऑफशोर में है, तो वो क्या है, बॉम्बे हाई है। यहाँ पे भी पेट्रोलियम क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो बॉम्बे हाई है इंडिया का लीडिंग ऑफशोर, यानी कि जमीनी भाग से अलग, आउट ऑफ द लैंड, जमीन से दूर देखा जाए तो ये लीडिंग पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन साइट है। तो आपका जो ये बॉम्बे हाई है, इट इज द लीडिंग ऑफशोर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन साइट, यानी कि बॉम्बे हाई में, यानी कि ऑफशोर मतलब क्या है, ऑफशोर मतलब कि जमीन से दूर। तो जब हम लोग जमीन से दूर जाएंगे तो बॉम्बे हाई देख रहे हो यहाँ पे समुद्र में बनी है, यू कैन सी आउट हियर, इट्स मेड अप इन योर सी, यानी कि यू कैन सी अरेबियन सी में है, ठीक है। तो अरेबियन सी से यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, रिफाइनरीज के पास ले जाते हैं। तो ये एक एक्सप्लोरेशन साइट भी है। एक्सप्लोरेशन मतलब जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, एंड वहाँ पे हम लोग और फर्दर डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे पेट्रोलियम का खोज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो ऑयल फील्ड्स। ये दोनों चीज क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये ऑफशोर है, ऑफशोर यानी कि जमीन में, ठीक है। अब दोनों में ड्रिलिंग ही लगेगा, खुदाई करके ही हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट व्हाट, पेट्रोलियम, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो नाउ इफ यू सी इन इंडिया, तो हम लोग ने सबसे पहला पेट्रोल जो ऑयल फील्ड था जहां से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो दिग्बॉय आसाम में था। इज दैट क्लियर? इट वाज इन आसाम, इन दिग्बॉय। सो ऑयल वेल्स जो थे ऑनशोर एंड ऑफशोर दोनों पाए जाते हैं। इन मुंबई बॉम्बे हाई है, लेकिन अदर इंपॉर्टेंट जहां पे साइट्स है, जहां पे हम लोग को यू कैन से इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां पे हम लोग को पेट्रोलियम मिलती है या ऑयल मिलती है, इट्स इन गोदावरी कृष्णा डेल्टा। तो रिवर गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जो है जहां पे खत्म होती है, तो वहां पे वो लोग डेल्टा बनाती है, तो उस एरिया में भी आपको क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज पेट्रोलियम, ठीक है। सो आफ्टर दैट कम्स द नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस क्या है, ठीक है। सो नेचुरल गैस क्या है, दीज आर लाइक, ये भी हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेस होती है, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम का ही मतलब मान लो कि रिश्तेदार है, ठीक है। सो इट मोस्टली ऑकर्स अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट बट कैन ऑल्सो ऑकर इंडिपेंडेंटली इन द सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन। तो मैंने बोला जैसे हम लोग का रॉक का लेयर्स बन रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे पेट्रोलियम पाए जा रहे हैं कि इसके अबव पे जो होती है, तो पेट्रोल्स के जो गैसेस निकलती है, तो वो इस जोन में क्या पाए जाते हैं, आपका नेचुरल गैस पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम जहां पे पाई जाती है उसके ऊपर में आपका क्या मिलेगा, नेचुरल गैसेस मिलेंगे, लेकिन ये कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी अकर होती है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ सरफेस।
सो व्हेनेवर वी डिग पेट्रोलियम, जब भी हम लोग पेट्रोलियम डिग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग पेट्रोलियम खोदते हैं, तो पेट्रोलियम खोदते समय क्या होता है, इट इज रिलीज फ्रॉम द पेट्रोलियम वेल व्हेन ऑयल इज ड्रिल्ड आउट। तो मान लो कि हम लोग जब पेट्रोलियम खोज रहे हैं, हमको पेट्रोलियम ड्रिल कर रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, तो पेट्रोलियम जब हम लोग निकालते हैं तो पेट्रोलियम के साथ साथ क्या आता है, तो उस समय वो लोग क्या रिलीज करता है, गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो गैस क्या होता है, पेट्रोलियम के जो जब हम लोग पेट्रोलियम यहां से निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम का जो ओर से हम लोग निकाल रहे हैं, तो एट द टाइम कुछ गैस रिलीज होती है, तो उस गैस क्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने पहले बात किए थे, नेचुरल गैस ऑकर्स विद द पेट्रोलियम, ठीक है। द ओपेक आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन दी वर्ल्ड। जैसे हम लोग ने बात कर रहे थे, नेचुरल गैस किसके साथ ऑकर करता है, पेट्रोलियम के साथ, और पेट्रोलियम का जो लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, ओपीईसी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वही लोग भी नेचुरल गैस का भी लीडिंग यू कैन से प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। तो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने में भी कौन आता है, ओपेक ही आता है, क्योंकि ओपेक क्या है, मैंने क्या बोला कि पेट्रोलियम जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते समय आपका क्या होता है, वो आप बहुत सारे गैसेस ट्रैप्ड रहते हैं, उसको हम लोग नेचुरल गैसेस बोलते हैं, और वो पेट्रोलियम को ड्रिलिंग करते समय वो गैस निकलता है। तो हम लोग ने बोला कि पेट्रोलियम का जो 11-12 कंट्रीज जो है ओपेक, तो वो लोग क्या करता है, एक्सपोर्टिंग करता है, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग करता है, तो ऑब्वियसली वहां पे हम लोग ने पढ़ा कि सेडिमेंटरी रॉक्स, जहां पे आपका पेट्रोलियम का एक लेयर होता है, उसके अबव में क्या पाया जाता है, नेचुरल गैस। तो ऑब्वियसली तो वो ओपेक वाले कंट्री नेचुरल गैस भी वो लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही लोग क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। इन इंडिया बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस। तो हमारे देश में गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सरकारी एंड प्राइवेट, जब हम लोग सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सारे कंपनीज क्या है, इन्वॉल्व है नेचुरल गैस करने के लिए, ठीक है। नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, आप वही तो बोलेंगे ना, गैस है भाई कैसे होगा, तो ठीक है, वो सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज भी है, एंड एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज भी इन्वॉल्व है हमारे देश में। सो आई हैव, यू ऑल हैव वर्ड ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है हमारे इंडिया में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस का कॉर्पोरेशन है, ये संस्था है जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस क्या है, प्रोड्यूस करता है, इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया हुआ कंपनी है। पब्लिक सेक्टर यानी फॉर पीपल, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया कंपनी है। तो ओएनजीसी जो है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड, जो कि क्या करता है, ऑयल नेचुरल गैस को क्या करता है, यू कैन से प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? विच कंट्रोल्स अ मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस पोर्शन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ओएनजीसी क्या करता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन करता है, PRODUCTION प्रोडक्शन। सो विच कंट्रोल्स अ मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन। तो ओएनजीसी बहुत सारे जो हमारे देश में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, उसका बहुत सारे पार्ट जो है, मतलब बहुत सारा हिस्सा किसके अंदर आता है, ओएनजीसी के अंदर। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स जो निकलते हैं, तो वो केमिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के, और उससे हम लोग ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स से वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स निकलता है, जिसमें हम लोग यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह भी निकालते हैं पेट्रोकेमिकल्स से, ठीक है। एंड अदर दैट प्लास्टिक्स बनाने में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, ये सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, ठीक है। सो इसका बहुत सारे यूजेस है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट इज थर्मल पावर, थर्मल हीट। थर्मल पावर, that means electricity is produced in power plants by rotating turbines with the help of steam produced by burning of fossil fuels like coal, petroleum and natural gas.
तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लेकिन एक रीजन, एक जैसे कि हम लोग ने बोला था कि 61% जो हमारे देश का पावर रिसोर्सेज है या पावर नीड्स है, हमारे देश में जितने भी पावर नीड्स है वो सारे नीड्स का 61% कौन पूरा करता है? हमारे कोल। तो अब कोल या अदर फॉसिल फ्यूल्स क्या करता है? पूरा करता है। तो ये लोग कैसे पूरा करता है? देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन प्लांट्स, तो ये जो पावर प्लांट्स देख रहे हैं आप लोगों को, जो ये पावर प्लांट्स देख रहे हैं, सो दीज आर पावर प्लांट्स, देख रहे हो ना, ये प्लांट है। तो इस पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस में क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस में क्या होती है कि वहां पे टर्बाइन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो आप टर्बाइन जैसे होंगे जो घूमने, ठीक है। तो टर्बाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम, तो मान लो कि कोयला जलाने के बाद हम लोग या पेट्रोलियम जलाने के बाद किसी पानी को उबाल रहे हैं, तो वो क्या होता है? स्टीम निकलता है। तो वो हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अबव, तो जब स्टीम आती है तो वो टर्बाइन्स को पुश करती है और वो टर्बाइन क्या करता है? घूमता है। तो वो घूमने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली कोल इज यूज्ड एज पेट्रोलियम एंड गैस आर एक्सपेंसिव। तो थर्मल पावर जो है वो थर्मल पावर क्या बनाता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है या पावर रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है, लेकिन पावर रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए वो लोग क्या यूज कर रहा है? फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहा है, स्पेशली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। लेकिन कोल ज्यादातर यूज किया जाता है। मैंने बोला था कि 61% कम नहीं है, 61% जो पावर नीड्स हमारी इंडिया का है वो कोल पूरा कर रहा है। कैसे? पावर प्लांट्स में टर्बाइन्स को घुमा के, ठीक है, वहां पे प्रोसेस लगता है, उसके फॉसिल फ्यूल जला के पानी गर्म करके स्टीमिंग के जो स्टीम्स जो जाते हैं उससे टर्बाइन घूमती है, टर्बाइन घूमने के बाद वहां पे रोटेशन होती है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, फोर्स लग रहा है, तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में भी खास करके हम लोग क्या यूज करते हैं? कोल, क्योंकि कोल के अलावा अदर फॉसिल फ्यूल्स जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह देखा जाए, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। पेट्रोलियम इज वेरी एक्सपेंसिव। अब कोल भी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इन कंपैरिजन टू पेट्रोलियम इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, ओके। Thermal power plants can be constructed anywhere as coal is accessible by pipeline and railways. तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स को कहीं पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी, क्योंकि आज के दिन में कोल आसानी से मिल जाता है, पाइपलाइन के जरिए या रेलवे से जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन अब जहां पे भी बनाने का मतलब ये कि शहरों के बीच में, क्योंकि ये पोल्यूशन भी क्रिएट करती है हम लोग, ठीक है। इन इंडिया, यदि हम लोग इंडिया में देखें, 63 ऑफ टोटल पावर जनरेशन इज डन फ्रॉम कोल। तो हमारे इंडिया में जितनी भी पावर इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह बन रही है, जिसके तहत सारी चीजें चलती है, तो जितने भी पावर जनरेशन है वो किससे करती है? कोल। पहले तो आज के दिन में तो डीजल ट्रेन वगैरह आ गए, बुलेट ट्रेन आ गए, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गए, लेकिन डीजल से आने से पहले या पेट्रोल से चलने वाले ट्रेन आने से पहले कोल से चलता था, स्टीम इंजन थे, ठीक है। सो कोरबा इन छत्तीसगढ़, रामागुंदाम in Andhra Pradesh, Kakatiya and Kothagudem in Telangana, and Suratgarh and Kota in Rajasthan are the major thermal power plants in India. तो major thermal power plants in India are like कोरबा, ये सब जगह हो गए, रामागुंदाम आंध्र प्रदेश में, कोथागुडेम इन तेलंगाना एंड सूरतगढ़ एंड कोटा इन राजस्थान, ये सारे जगह पे पावर प्लांट्स बनाए गए हैं जहां से क्या होता है? विद्युत यानी कि एनर्जी या पावर क्या होता है? जनरेट किए जाते हैं, मोस्टली यूजिंग कोल। So after that comes the hydel power. So now when we talk about hydel power, it's hydel power means created by water, okay? Hydel, let's connect this with water, okay? So now hydel power, electricity is produced from the force of falling water, which turns the turbines and converts the mechanical energy into electrical energy. For example, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, these are dams built, okay? तो अब डैम्स बिल्ड कर रहा है, तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर गिरती है, ठीक है, इट्स मूविंग ऑन, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगता है? टर्बाइन्स लगे रहते हैं। तो वो टर्बाइन्स जब घूमती है
तो जब टर्बाइन्स ये सब एरिया में ये पानी की फोर्स से घूमती है तो वो जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या क्रिएट करेगा, पावर देगा, यानी कि हमारे यहाँ पे देश भर में बिजली का जो यू कैन से डिमांड है उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो दैट मीन्स जैसे कि टर्बाइन्स घूम रहे हैं और क्या बन रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है वो टर्बाइन्स घूमने से, तो वो जो पानी बच जाता है वो किसके लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए। ठीक है, इट इज चीपर एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स। क्यों ये चीपर है, ये बहुत सस्ता है, क्यों, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट से सस्ता है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम ये सब फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वी नो दैट फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो फॉसिल फ्यूल्स जब एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो भाई, तो उसकी तुलना में हाइडल पानी तो आसानी से मिल जाता है ना, वाटर्स आर फाउंड इजीली। तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट से जो ये हाइडल पावर प्लांट लगाने में थोड़ा क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। ठीक है, चीपर रहेगा। क्यों, थर्मल पावर प्लांट में आपको डैम बनाना है, डैम बनाने के बाद उसमें टर्बाइन लगाना है, पानी तो आपको 24 आवर्स वो चलती रहेगी। लेकिन कोल क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, समटाइम्स वी हैव टू एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो कोल। तो अब वो कोल क्या है, अब कोल कहां से, कोल क्या रहेगा, महंगा रहेगा इन टर्म्स ऑफ वाटर। ओके, सो नाउ मेनी एनवायरमेंटल कंसर्न्स मेनली ऑन डैमिंग और चेंजिंग द कोर्स ऑफ rivers are involved which give rise to public protests। तो ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जैसे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी आते हैं, लेकिन हाइडल पावर प्लांट बनाते समय हाइडल पावर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं, खास से किससे जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक नदी की धारा बह रही है, सो नाउ मान लो इफ अ वाटर इज मूविंग दिस वे, सो हम लोग ने यहां पे डैम बना दिए, बांध बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बांध बना दिए तो वाटर विल बी ब्लॉक्ड और यहाँ पे पानी का फ्लो कम होगी। तो जो नीचे के एरिया है यहाँ पे क्या होगी, इफेक्ट पड़ेगी। ये सब एरिया में जो भी प्लांट्स पौधे हैं ये सबको भी एरिया में दिक्कत होगी। ठीक है, एट द सेम टाइम अब ये डैम को मान लो कि रिवर को क्या करते हैं, डैम बनाते समय मान लो कि हम लोग ने, मान लो कि रिवर के नीचे यहाँ पे गाँव है। ठीक है, अब ये अगर हम लोग यहाँ डैम बनाएंगे, अगर कुछ गलती से पानी निकल गया तो गांव डूब जाएगी। तो मान लो हम लोग ने क्या किया, रिवर का रास्ता ही चेंज किए। ठीक है, इधर से चले गए। ठीक है, तो फिर भी ये लोगों को प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं रिवर में डिपेंडेंट है और रिवर अलग से रास्ता चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है लोगों को भी, और इसीलिए पब्लिक प्रोटेस्ट भी आता है, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ती है। क्योंकि जो रिवर का कोर्स बदल देता है तो आने उसके रिवर के साथ साथ बहने वाले जो अदर एरियाज होता है उसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग उसी रिवर में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे कि कावेरी जो एक प्रॉब्लम था बिटवीन कर्नाटका एंड आई थिंक तमिलनाडु, तो जो कावेरी डिस्प्यूट था, तो यही डैमिंग, पानी चलाने में पानी रोक रहा है तो नीचे नहीं पहुंच रहा है, कम जा रहा है, तो इसीलिए डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकता है, पब्लिक प्रोटेस्ट भी आ सकते हैं लोगों के द्वारा। प्लेटू रीजन्स हैव मेनी रैपिड फॉल्स अलोंग देयर कोर्सेज विच आर नेचुरल स्पॉट्स फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि बेटा जैसे कि नदी बह रही है यहाँ पे टर्बाइन रख दिए, नहीं, ये पानी का फोर्स क्या होगा, कम होता है। लेकिन हम लोग को एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म फोर्स चाहिए जिसमें वो टर्बाइन हमेशा घूमती रही। तो हम लोग को जैसे ये एक फॉल हो गया, जैसे कि रिवर यहाँ से बह रही है तो यहाँ से पानी गिर रही नीचे, तो लगभग जो ये पानी गिरती है ये कांस्टेंट एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखती है, और यहाँ पे जो टर्बाइन्स लगे रहते हैं उसको क्या करती है, घुमाती है। तो डैम्स इसलिए नहीं बनाया जाता है, ऊपर ब्लॉक किया जाता है पानी को, पानी बढ़ते हैं तो पानी यहाँ से गिरने शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग इंडिया के सेंट्रल एरिया देखेंगे, प्लेटू एरियाज देखेंगे, वहाँ पे नदियाँ हैं जो कि प्लेटू से जाते हैं, प्लेटू पठार से, तो वहाँ पे रैपिड फॉल्स यानी कि झरने होते हैं, पहाड़ से क्या गिर रहा है, झरने गिर रहे हैं, पानी गिर रहे हैं, तो वो एक क्या हो जाता है, एक नेचुरल स्पॉट बन जाता है हाइडल पावर का प्लांट बैठाने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल हो जाता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज लाइक जाम्बिया, हम लोग बहुत सारे कंट्रीज देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज, जाम्बिया, कोंगो, रावंडा,
are located in the central plateau region are आइडियल साइट्स फॉर हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज हम लोग देखेंगे तो जाम्बिया, कॉन्गो, रावंडा, ये सब सेंट्रल प्लेटू रीजन में पड़ता है अफ्रीका का। तो वहां पे क्या है कि अब प्लेटू एरिया है तो उठा हुआ है, तो जहां से वहां से नदियां बहेगी तो क्या होगी, वो ऊपर से ना गिरेंगे, फॉल्स इंडिया में भी मिलेंगे, ऊपर से गिरेंगे तो डैम बनाने का खर्चा रुक जाएगा भाई। एक नेचुरल साइट क्या हो जाएगा, आपको मिल रहा है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर अदर वर्ल्ड्स देखा जाए तो पैराग्वे, भूटान, ब्राजील एंड नॉर्वे आर सिमिलर टोपोग्राफी एंड आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि हम लोग देखें अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पैराग्वे है, साउथ अमेरिकन है, भूटान है, ब्राजील है, नॉर्वे है, तो यूरोपियन कंट्रीज भी है। अब हमारे भूटान हमारे पड़ोसी देश है, तो यहाँ का टोपोग्राफी देखोगे, जमीन का बनावट देखोगे तो माउंटेनियस एरियाज है, प्लेटू एरिया है। तो इसीलिए ये लोगों को क्या मिल जाता है, एक नेचुरल एक क्या मिल जाता है, साइट मिल जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इसीलिए ये लोग, ये कंट्रीज वर्ल्ड का लीडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Till then, stay safe and stay healthy. Thank you, and this much for today.